फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप को तो एक तरह से बीच मैदान में लाके छोड़ दिया है अमेजॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। अब इस समय शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि वाकई में क्या आगे जाके सारे के सारी जो कंपनियां हैं क्या डिलिस्ट हो जाएगी। जिस तरह से इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जाने की तैयारी हो चुकी है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पिछले दिनों आपने देखे होंगे जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में कंपनियां गई, उसमें से काफ़ी कंपनियां को डिलीट कर दिया गया और शेयर धारकों की जो भी रकम थी वो जीरो हो गई। तो क्या आगे संभावना बन रही है? क्या ऐसा ही फ्यूचर ग्रुप में होगा? क्या है अमेजॉन की नई रणनीति और साथ में रिलायंस की तरफ से क्या संभावना बन रही है? जो लैंडर्स है अब वो पूरी तरह से थक चुके हैं फ्यूचर ग्रुप पे विश्वास करके, और इसीलिए उन्होंने अब अपना निर्णय ले लिया है, और ये निर्णय है ये बहुत ज़्यादा घातक है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे संभावना क्या तला होती है, क्या पोजीशन बनती है फ्यूचर ग्रुप को लेकर, उसको डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आए उसको डिस्कस करेंगे, साथ में नए डिफ़ॉल्ट अमाउंट हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए? बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के नए टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। क्या वाकई में ये मल्टीबैगर साबित होगा आगे जाके? जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों स्टॉक 700 से दौड़ता हुआ 2100 तक चला गया था और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया था। बाद में पिछले 1-1.5 साल से इसमें कोई भी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दौड़ने लगा है। तो क्या वाकई में फिर वैसी ही दौड़ लगा सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप के जितने भी लैंडर्स हैं अब वो बिल्कुल राहत देखने को तैयार नहीं, यानी वो पूरी तरह से थक चुके। अब वो सीधा NCLT के तहत कार्रवाई चाहते हैं, और ऐसे में अब फ्यूचर ग्रुप जल्द से जल्द मीटिंग बुलाना चाहते हैं, अब तो वो फैसला करना चाहते हैं। लेकिन अब अमेजॉन ने उसको धमकी दे दी। अमेजॉन ने वार्न किया फ्यूचर रिटेल को कि अगर उन्होंने अपने शेयर होल्डर की अगर मीटिंग बुलाई और साथ में क्रेडिटर्स की अगर मीटिंग उन्होंने बुलाई और जो रिलायंस के साथ में डील किया उसको अप्रूव लिया, तो फिर आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में उसका फैसला है, उसका आपको सम्मान करना होगा, और इसके तहत आपको इस अप्रूव नहीं लेना है शेयर होल्डर का। तो ये उनकी तरफ से क्लियरली कह दिया गया है, जो आगे फैसला है उसका आपको सम्मान करना होगा। अगर आपने ये बोर्ड मीटिंग बुलाई और अपने शेयर होल्डर की मीटिंग में रजामंदी ली या फिर अपने क्रेडिटर से जो रजामंदी ली, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो एक तरह से बहुत बड़ी धमकी दे दी अमेजॉन ने। अमेजॉन ने चाहता कि किसी भी तरह से ये अप्रूव मिले शेयर होल्डर का। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो NCLT ने इसकी परमिशन दी थी उनको कि आप अपने शेयर धारकों की मीटिंग को बुला सकते हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी इसका आदेश हुआ था। लेकिन अब अमेजॉन ने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर का जो फैसला उसको सामने रख के कहा है कि आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है ये मामला। अब यहाँ पे देखो तो आप बैंक ऑफ इंडिया ने भी निर्णय लिया कि वो फ्यूचर रिटेल को NCLT के तहत बैंकरप्सी कार्रवाई करेगी, यानी आने वाले समय में इसके ऊपर वो कार्रवाई शुरू, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। यानी अब लैंडर्स है वो पूरी तरह से ठान चुके हैं कि इसका कोई भी भविष्य नहीं होने वाला, और इसीलिए उन्होंने अब अपना रास्ता अपना लिया है। वो इसको बैंकरप्सी कार्रवाई के तहत अपना रकम वसूल करना चाहते हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा मुसीबत हो चुकी है, और ये जो निर्णय लिया उन्होंने इसके पीछे वजह यह है कि इस बार जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग जो प्लान है इनका, जो बार बार लैंडर्स को गारंटी दी जाती है, इस बार मुकेश अंबानी की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया। यानी रिलायंस ने उनको भरोसा नहीं दिया कि इसका जो रकम है हम चुकाएंगे। जिस तरह पिछली बार उन्होंने उनको कमिटमेंट किया था कि जो भी रकम बाकी है वो हम चुकाएंगे, इस बार ऐसा नहीं किया, और इसीलिए अब लैंडर्स को कोई भरोसा नहीं रहा है कि कल को ये पैसे रिलायंस नहीं चुकाएगा, इसका क्यों उन्होंने कोई जवाबदारी ली नहीं है। तो ऐसे में अब उनका विश्वास उठ गया है। वो चाहते हैं कि NCLT के तहत ही हम अपनी रकम वसूल करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा तो डिलोइटी के तहत सारे के सारे जो लैंडर्स हैं फ्रेंड्स, सारे लैंडर्स डिलोइटी के साथ में मिलके ऑलरेडी इसको बैंकरप्सी के कोर्ट में खींचने की तैयारी कर ली है, और फ्यूचर ग्रुप के ऊपर अब बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि अब लैंडर्स तो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी जब पिछले दिनों रिलायंस ने इनके 800 स्टोर के ऊपर कब्जा कर लिया, और एक तरह से देखें तो उन्होंने कहा कि अब हम नए नाम के साथ में काम शुरू करेंगे। तो जो लैंडर्स हैं उनको समझ में आ गया कि फ्यूचर ग्रुप का कोई भविष्य नहीं है, और इसीलिए अब उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, और क्या आगे अंजाम होगा इसका? फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो फ्यूचर रिटेल की जितनी कंपनियां वो अपने जो डिबेंचर बॉन्ड है उसका जो रकम है उसको चुकाने में नाकामयाब हो पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने 1.22 करोड़ रुपीज़ का फ्यूचर इंटरप्राइज ने भी एक NCDS था उसको डिफ़ॉल्ट करके,
और ये रकम इनको चुकानी थी, लेकिन अब वो चुका नहीं पा रहे। ये इनको 13 अप्रैल 2022 को देनी थी, लेकिन अब वो रकम नहीं चुका पा रहे, और जैसे कि उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है तो उनके पास पैसे है नहीं, तो इन्होंने फिर से 1.22 करोड़ रुपीज़ का एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड का जो अमाउंट था ड्यू, उसका इंटरेस्ट चुकाने में वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो आप देखोगे तो एक तरह से अब ये समय खराब आ चुका है, और आने वाले समय में अब क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कुल मिला के जो पॉजिटिव बातें थी अब वो बहुत धीरे धीरे कम होने लगी है, और यहाँ पे अब बहुत सारी मायूसी छाने लगी है। और ऐसे में आने वाले समय में क्या रास्ता दिखेगा, अगर कुछ अच्छा हो जाए, यानी यही है रास्ता अब कि जल्द से जल्द अगर ये डील होती है तब तो ठीक है, अगर डील नहीं होगी तो सीधा NCLT के तहत कार्रवाई होगी। और ऐसे में कोई श्योरिटी नहीं है कि जो इनके कंपनियों के जो शेयर होल्डर हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, क्योंकि इससे पहले आपने देखा हो DHFL में जो उनकी रकम थी उसको जीरो कर दिया गया, और इसलिए अगर ऐसा होता है तो फिर शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिल पाएगा। और इस समय प्राइस भी बहुत नीचे आ चुकी है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्यूचर रिटेल फिलहाल 29.75 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.30% की गिरावट हमें बुधवार को देखने को मिली। फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन में थोड़ी सी जरूर तेजी थी, 37 पर स्टॉक था, जहाँ पे 1.23% की तेजी देखने को मिली। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें तो 46.85 पर था, जहाँ पे 2.09% की हमें गिरावट देखने को मिली। फ्यूचर कंज्यूमर में 4.75 की प्राइस पर 1.06% की तेजी देखने को मिली थी, और फ्यूचर इंटरप्राइज 6.35 पर, जहाँ पे कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टॉक पूरे नीचे आ चुके हैं। एक तरफ तो यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत आई है कि अब लैंडर्स पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुके हैं करप्सी के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, यानी आप देखोगे एक तरह से डूबना तय हो चुका है किशोर बियानी का। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में भी माहौल जो है वो निगेटिव बन चुका है, जिस तरह से लगातार बाजार में FI की सेलिंग बढ़ गई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे नेगेटिव रीजन बनने लगे, जैसे कि गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगी है, क्रूड की प्राइस बढ़ रही है, तो बाजार में और गिरावट की संभावना बन रही है, तो इसके ऊपर डबल मार पड़ सकती है। तो ऐसे में अब हमें वेट एंड वॉच ही करना होगा, क्या कर सकते हैं, जो फंस गए तो फंस गए। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक 2551 पर था बुधवार को, जहाँ पे 0.36% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली, परंतु रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय खरीदारी के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो वालग्रीन्स उसमें स्टेक लेने की कोशिश करी है, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, तो UK बेस ये कंपनी है, इस कंपनी में अपना स्टेक लेने के लिए, क्योंकि ये कंपनी उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाई की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि इस समय जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में, ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में रिलायंस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से आने वाले समय में इसकी प्राइस में बहुत बढ़ोतरी होगी। और जामनगर में धीरे धीरे इनका जो कारोबार बढ़ रहा है, इनकी जो नई फैक्ट्री की स्थापना हो रही है, उसकी वजह से आने वाले समय में ये स्टॉक तेज़ी से दौड़ सकता है। तो उन्होंने इसमें बाई की कॉल दी, और उनका टारगेट है 2880 का। ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी बाई की कॉल निकल के आ रही है, और उनका टारगेट दिया गया 2950 का। तो बिल्कुल बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर बाई की कॉल दे रहे हैं, और वाकई में यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए, ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1830 की प्राइस थी, 52 वीक का ये लो है, और 2751 इसकी हाई थी, और फिलहाल स्टॉक 2551 पर है, तो करेक्शन में है, और यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके करें, एक साथ ना करें, क्योंकि बाजार में अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा बाकी है, गिरावट की संभावना बन सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल है। अगर इसके पिवट लेवल को हम चेक करें, यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो 2558 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2501 की प्राइस देखने को मिल सकती है, और स्टॉक नीचे गिरा तो 2443 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना, 2673 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 2731 की प्राइस देखने को मिलेगी, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 2788 का। तो तेज़ी बनी तो 2788 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है। बिल्कुल ये निवेश करना चाहिए आपको, मुझे लगता है कि जल्द ही 3000 को टच कर सकता है, काफ़ी मजबूत लग रहा है, और इस बार बाजार की जो रैली है उसको ये आगे बढ़ाएगा। इसीलिए जो स्टॉक पिछली बार नहीं दौड़े थे, जैसे ITC, रिलायंस, वो इस बार दौड़ेंगे, तो बिल्कुल मौका है, निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। और जो फ्यूचर ग्रुप के जो निवेशक हैं उनके पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, उन्हें वेट एंड वॉच ही करना होगा, या तो लॉस बुक करें, लेकिन फिलहाल जो भी है निर्णय आने वाले समय भी देखने को मिलेगा, क्या NCLT के तहत इस पर कार्रवाई होती है या फिर डील फाइनल होती है, लेकिन इसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब